आप ये लाइए आराम से बताओ तबीयत ठीक है? आराम से हो गया भाई, मैं टिप लगवा रहा हूँ। गला भी सर थोड़ा सा गला भी दिक्कत कर रहा है सर। गणतंत्र दिवस हो गया क्या? आज चौपड़ भी नहीं गया मैं तो। हाँ वही सर, वही तभी पूछ रहे थे। मैंने 2 दिन ट्रिप लग रही कल से, फिर भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बताइए क्या होगा। बस सर गणतंत्र दिवस को लेकर किस तरह गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये शुभ दिन जो है हम सबको याद दिलाता है उस जमाने के जब हम लोग गुलाम थे और सामंतशाही थी, जो माहौल था गुलामी का, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे उन सेनानियों ने ज्ञात अज्ञात सहित जो बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी के सानिध्य में जो संघर्ष किया गया, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सही के लोग, फिर अम्बेडकर साहब, सबने संविधान बनाया। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे। अभी चिंता का विषय लगा हुआ है, जो देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, अमीरी गरीबी के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, महंगाई और बेरोजगारी ऊपर से है। आज शुभ दिन पे भी बोलना पड़ता है, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे बर्निंग है, इस पे ध्यान जाना जरूरी है सरकार का, चाहे सरकार राज्यों की हो चाहे केंद्र की हो। सब मिलके हम लोग कैसे इन मुद्दों को हल कर सकते हैं। मेरा मानना है कि देशवासियों को, प्रदेशवासियों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि राहुल गांधी को इतनी टफ यात्रा क्यों करनी पड़ी। टफ यात्रा क्यों करनी पड़ी, ये सोच के ये मुद्दे जो है, इस पे भारत सरकार के ध्यान, उन पर दबाव पड़ेगा तो कुछ जनता का भला होगा। ये सोच के मैं समझता हूँ उनका एक संकल्प था, वो 30 तारीख को गांधी जी के पुण्यतिथि पर संपन्न होने जा रहा है। तो ये स्थिति है। मैं इस मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ, हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, सोशल सिक्योरिटी को महत्व देती है। इसीलिए हमने जो स्कीमें लाए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा, जो दिल को छूने वाली है, आम आदमी के, गरीब के, किसान के, पिछड़ों के, दलितों के, कोई समाज हो, छत्तीस कौम, EWS भी क्यों नहीं हो, सबके जो जिनको जरूरत है सरकार की, या कह दीजिए जिनको जो मतलब नीडी है, उनके लिए उनके साथ में हमारी सरकार खड़ी मिली हमेशा। चाहे कोरोना काल आया हो, चाहे उसके बगैर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि पूरे प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाएं कि हम सरकार आपके साथ में, मजबूती के साथ में आपके सुख दुख पे खड़ी रहेगी भविष्य में भी। सर बीजेपी राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रही है, वो प्राइवेट सेक्टर को खुश करने के लिए कर रही होगी, पर हम खुद भी चाहेंगे प्राइवेट सेक्टर को भी विश्वास में लेवें, क्योंकि अल्टीमेटली तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके ही मैं समझता हूँ कि जो सेवा का संकल्प है वो पूरा कर सकते हैं। तो सरकार को इनके खिलाफ नहीं है, उनकी वाजिब कोई सुझाव होंगे वो भी हम चाहेंगे स्वीकार करें। हम चाहेंगे सबको साथ मिला के करेंगे, तभी तो ये कामयाब होगा हमारा सपना जो यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस का है। राइट टू हेल्थ बिल लाने तो एक कानून बनना एक बात है, कानून लगना, लागू होना दूसरी बात है। जो देखा आपने 3 काले कानून जो किसानों के आए थे, तब देखा आपने वो लागू नहीं हो पाए। हम कोई काम ऐसा नहीं करना चाहते, हमारा कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है कि बिल लाएं थोप दें बिल को। सबको साथ लेके सबकी सलाह से हम चलेंगे, तभी मैं समझता हूँ कि वो कानून बन पाएगा और कानून बनने के बाद लागू हो पाएगा। ये हमारी खुद की मंशा है।
पर प्राइवेट सेक्टर को मैं भी अपील करना चाहूंगा कि कुछ खुद को आगे आना चाहिए। ये कुछ बातें ऐसी लिखी होती है जो एक आम इंसान के हित की होती है, और उसमें अगर सरकार बिल लाती है तो दबाव पड़ता सभी पर, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सभी संस्थाओं पर, और सब मिलकर ही हमको गवर्नेंस देने की बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर भी, तो वो तभी दे पाएंगे। तो मेरा मानना है कि उसमें कोई विपक्ष क्या करता है उससे मुझे कोई श्रोगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास मुद्दे 4 साल में कोई आ नहीं पाए, तो वो बौखलाए हुए हैं। उनको ऊपर से बार बार डांट पड़ती है, तुम कर क्या रहे हो 4 साल निकम्मापन क्यों दिखाया तुम लोगों ने? इसका जवाब उनका केंद्रीय नेतृत्व बार बार पूछ रहा है, इसलिए बाबा नड्डा साहब को आने की जरूरत पड़ती है। केंद्रीय के मंत्री या जो मंत्री आते हैं, जो भी आते हैं नेता लोग, उनको पूछते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। ये स्थिति है। सर, वसुंधरा को भी अब तवज्जो देने लगे हैं, वोटिंग पोस्टर में जगह मिल गई है। वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, तवज्जो दे नहीं दे वो उनके ऊपर है। हमारा रास्ता साफ है, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। हम जब 98 में सरकार बनाई थी, हमने 156 सीटें आई थी जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तो मैं चाहूंगा मिशन 156 मिशन 156 लेके चले हम लोग। इस रूप में हमने काम शुरू कर दिया है। 4 साल बिताए हमने, चारों बजट हमारे शानदार आए हैं। इस बार का बजट भी शानदार आएगा, ये हमारा प्रयास है। हम चाहेंगे कि राजस्थान को देश में नंबर 1 स्टेट बनाए, उसी दिशा में हम चल पड़े हैं। हमारी सारी योजनाएं वो योजनाएं जो आज के ही राज्य सरकारें तो उनको हमसे बातचीत भी कर रही है, हमारे अधिकारियों से स्कीमें अपना रही है। हमारे फैसलों को वो खुद मानते हैं। इवन ग्रामीण ओलंपिक में हमने कराया तो सभी राज्य सरकारों ने उसको बहुत ही वेलकम किया, वो भी कराने की सोच रही है। तो हमारे हर इश्यू जो है, हर फैसले जो है, वो आज देश में चर्चा के बने हुए हैं सब जगह पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे चाहे वो हेल्थ सर्विस की बात हो, अर्बन जो हमने रोजगार दिया है उसकी बात हो, उड़ान की बात हो, हर मुद्दा जो हमारा छोटा या बड़ा है वो भी एक एग्जाम्पल बन गया है। अनुप्रति योजना भी क्यों नहीं हो बच्चों के लिए, 250 लोगों को भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं। तो राजस्थान का जो नौजवान है वो विदेश जाएगा, दुनिया के लोग जा रहे हैं, अगर साधन संपन्न नहीं है उनको सरकार भेजेगी, वो पढ़ के तैयार होकर आएंगे, तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स पैदा होगा, मानव संसाधन पैदा होगा, वो राज्य का होगा, यहाँ के बच्चों का होगा, तो वो राज्य के भी चिंता करेंगे। और मैं समझता हूँ कि राज्य का आने वाले जो फ्यूचर है, प्रदेश का भविष्य है, उसमें हमें मानव संसाधन हमारा खुद का मिलेगा। हर चीज को हमने सोच समझ के बनाया, स्कॉलरशिप की प्रोग्राम हो या कोई प्रोग्राम हो। इसलिए प्रोग्राम तो हमारे एक से एक बढ़ करके ओपीएस लागू किया, अब कई इकोनॉमिस्ट का विरोध भी कर रहे हैं। मेरा मानना है अगर 75 साल तक ओपीएस लागू रही और देश आज कहाँ न कहाँ पहुंचा, हम कहते हैं सुई नहीं बनती थी, आज क्या नहीं बनता है। आधुनिक भारत जो है वो बना है ओपीएस के साथ बना है। अब ओपीएस के बारे में इकोनॉमिस्ट अपने में राय देते हैं, हो सकता है कि उनके आर्गुमेंट में कोई बात हो, वो डिस्कशन करें हमारे अधिकारियों से। हम तैयार हैं कि उनसे डिस्कशन भी करें, उनका मार्गदर्शन दें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के नाम आ रहे हैं। पर मेरा मानना है कि सोशल कमिटमेंट भी कोई चीज होती है, मानवता ही कोई चीज होती है, और मानवीय दृष्टिकोण से भेदभाव क्यों? आर्मी में ओपीएस और बीएसएफ में ओपीएस नहीं, ये एक एग्जाम्पल ही सफिशिएंट है। एग्जाम्पल सफिशिएंट है, ओपीएस आर्मी में, ओपीएस बीएसएफ में नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में नहीं। इस भाव का कब से चलते, भेदभाव कैसे चलेगा? जो ओपीएस ले रहे हैं वो डीए छोड़ने तैयार है क्या? आज उनको डीए हर बार मिलता है। ओपीएस ले रहे हो आप लोग, आपके लोग बहुत ज्यादा ओपीएस के माध्यम से पेंशन मिल रही है, वो लोग तो ओपीएस का डीए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और नए लोगों को आप छोड़ रहे हो
किनके भरोसे? मार्केट के भरोसे छोड़ रहे हो। म्यूचुअल फंड और आपका मार्केट जो ये अपना जो बॉम्बे मार्केट, शेयर मार्केट, इसके भरोसे छोड़ रहे हो आप। ये कहाँ की समझदारी है? और सालों पहले अमेरिका में मैं समझता हूँ जिसकी बातें हो चुकी है, कभी भी सोशल सिक्योरिटी को मार्केट में नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा मानना है। सर, इनके मद्देनजर तो 3 साल से सिलसिला चलता रहा। राजस्थान में एक बार भाजपा की सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार, टूटने की उम्मीद है इस बार कुछ? जब मैंने मिशन 156 की बात की है, सोच समझ के की होगी, सोच समझ के की होगी। नया मिशन सिलसिला टूटना चाहिए। जब मैंने जान लगा दी है सरकार चलाने के अंदर, कोई कमी नहीं रखी है, रात दिन मैंने एक कर दिया है और एक रात और दिन एक कर रहा हूँ। किसी भाई चिंता नहीं करी, चाहे कोरोना आया हो, चाहे कोरोना मुझे 3 बार हो गया हो, तो 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने करी है। 500 किसे कहते? 500 सारी बड़ी पार्टियों में साथ लेने का प्रयास किया। धर्म गुरुओं को, आम लोगों को भूखा नहीं सोना चाहिए, दवाएं फ्री, इंजेक्शन फ्री, क्या नहीं किया हम लोगों ने। हर चीज में जान लगा रहा हूँ, अपनी अंतिम सांस तक सेवा करूंगा। बार बार बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोलता हूँगा। मैं बिना सोचे कोई बात नहीं बोलता हूँ, मेरे को गॉड गिफ्ट है। मैं बोलता हूँ, दिल की आवाज जुबान पे आती है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है इस बार तो जनता मेरा साथ देगी। पहले एक बार कर्मचारियों ने नाराजगी व्यक्त करी, चुनाव में मरवा दिया। जब उन्होंने स्ट्राइक मैनिफेस्ट करी, 64 डेज स्ट्राइक रखी, नो वर्क नो पे, बहुत बड़ा डिसीजन था। कुछ हमारी गलती भी नहीं, डायलॉग नहीं कर पाए हम लोग उनसे। मैं भी नया था और मेरे को अनुभव भी नहीं था इस बात का कि वो नाराज क्यों हो रहे हैं। हो गई गलती, उनकी गलती रही, मेरी गलती रही, जो भी रही। फिर मोदी जी की हवा चल पड़ी देश के अंदर। एक बार तो मोदी को लाओ ही लाओ, और तब आएगा, तब राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीतेंगे। एक हवा चल पड़ी, उसका फायदा मोदी जी को मिल गया। हम लोग 21 पे आ गए। जब एक काम करने में उसने कमी नहीं रखी, उन कामों को याद करके सरकार बनाई वापस। 18 में जो सरकार हमारे आई है, उसमें मुख्य कारण, और 9 में आई तब भी, पुरानी सरकार की हमारी परफॉर्मेंस को लोगों ने वापस याद किया। और बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सरकार जाते 6 महीने में याद करने लग जाते हैं। 6 महीने ही, अरे गलती हो गई यार, तो पुरानी सरकार अच्छी थी। तो वो जो माहौल बनता है, वो भी एक बड़ा कारण होता है कि सरकार वापस आने का। बाकी कारण होते ही, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी संघर्ष करती है, सड़कों में उतरती है और कमेंट्स करती रहती है, जो सत्तारूढ़ के बारे में कमियां बताती रहती है। वो तो होता ही है, होना भी चाहिए। पर मुख्य जो है कि दिमाग में था, भाई पिछली बार हमने सरकार बदले गलती कर दी, और इसलिए इस बार पहली हवा बन गई थी कि सरकार आनी चाहिए और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पब्लिक की आवाज थी, पब्लिक की आवाज थी। पब्लिक की आवाज जो है, खलक की आवाज क्या होती है? खुदा की आवाज, इस बार भी वो आवाज थी। इस बार भी ये पब्लिक में नाराजगी भी नहीं है। इस बार ना तो नाराजगी है पब्लिक में, ना सरकार वाली नाराजगी है, ना कर्मचारी नाराजगी है, ना मोदी जी का वो हवा है जो पहले उन्होंने बना ली एक बार, तो वो हवा भी अब नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार पब्लिक मेरा साथ देगी। पता नहीं मेरी अंतरात्मा क्यों कहती है, चाहे हमारी कोई तरह की विपक्ष कमियां बताए, जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। किसी कॉर्नर से कोई बात आए, गलत सलत आए कि सरकार नहीं बननी चाहिए, चाहे मोदी जी पड़ाव डाले यहाँ पर। अभी से मुझे लग रहा है कि नड्डा साहब आ रहे हैं अभी, और जो माहौल बन रहा है कि RSS के मोहन भागवत जी आके, उनके नंबर 2 भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो राजस्थान को टारगेट बनाया हुआ है देश के अंदर, राजस्थान को। आपको भी टारगेट, वो चाहते हैं कि राजस्थान के टारगेट, अशोक गहलोत टारगेट, क्योंकि सरकार जो है कर्नाटका में
महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, और कोई छोड़ा नहीं है। गोवा में भी और छोटे बड़े राज्यों में भी हॉर्स ट्रेडिंग की गुजरात के अंदर ही इन्होंने मास्टरी कर रखी हॉर्स ट्रेडिंग की। सरकारें गिरा देते हैं ये, यहाँ इनकी पोल पट्टी चल नहीं पाई। मैं प्रदेशवासियों को, मेरे एमएलए को बार बार मैं इसलिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अगर वो मेरा साथ नहीं देते आज मेरी सरकार टिकती नहीं, आज मैं मुख्यमंत्री रूप में आपके सामने खड़ा नहीं होता। और जो मेरे दिल में भावना थी, जो मैंने फैसले किए, उससे मैं वंचित रह जाता, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो ओपीएस हो, ये लागू नहीं हो पाते। तो अगर मुझे चांस लगातार मिला, मेरी सरकार टिकी, इसलिए सब फैसले हो रहे हैं। तो जो फैसले हो रहे हैं, जो बेनिफिशियरी है, उन सबको प्रदेशवासियों का, एमएलए का एहसान मानना चाहिए जिन्होंने मेरी सरकार बचाई है। सरकार बचती नहीं, मैं फैसले कैसे करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार हम सब मिलकर के, मुझे उम्मीद है कि पार्टी में भी एकता रहेगी, अंतिम वक्त तक एकता रहेगी। सब लोग समझ जाएंगे कि जनता का मूड क्या है, और सब मिलकर के हम आगे उतरेंगे मैदान में, तो मिशन 156 लागू होगा और उसमें हम कामयाब होंगे। मुझे यकीन है, पता नहीं क्यों है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, भगवान ईश्वर बताएगा। पर मेरा मानना, पब्लिक इस बार 4 साल के बाद में सरकार विरोधी कोई लहर नहीं है। मुख्यमंत्री को बहुत भला आदमी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। कितना भला है वो तो आप जानते हो। भला मतलब अच्छे काम किया, देख काम किए, अच्छे काम किए। हमारा ध्यान रखता है, कोरोना में ध्यान रखा, हमारा सुख दुख में ध्यान रखा। और तो क्या, बड़ा आदमी क्या हुई तो होता है। और राजनीति मुझे आती नहीं है, राजनीति में करता नहीं हूँ, सेवा की राजनीति करता हूँ और मेरा काम चल जाता है। सेवा की राजनीति सबसे बड़ी राजनीति होती है। गांधी जी ने कहा था, राजनीति जो है उसका आधार रचनात्मक काम होना चाहिए, और मेरी राजनीति भी पूरी तरह रचनात्मक कामों से ही टिकी हुई है, और उसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। सियासत के जानकार तो कहते हैं अशोक गहलोत जी 24 घंटे राजनीति करते हैं। सियासत के जानकार हैं, वो तो कहते हैं अशोक गहलोत से बड़े तो कोई राजनेता ही नहीं है, 24 आवर ही राजनीति करते हैं। पीएम मोदी के साथ आपको कंपेयर किया जाता है कि जिस प्रकार वो 24 घंटे राजनीति, जैसे आप राजनीति करते हैं, कांग्रेस में अशोक गहलोत है, मतलब आपका राष्ट्रीय स्तर पर 2 ही नेताओं का नाम लेते हैं राजनीति, आप कह रहे हैं आप राजनीति। अच्छी बात नहीं, कई लोग राजनीति 24/7 ही करते हैं, और मैं भी उसमें एक हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि राजनीति या कोई काम करो, दिल लगा के करना चाहिए। जब तक आप पागलपन की हद तक राजनीति नहीं करो, पागलपन की हद तक अपना काम धंधा नहीं करो, पागलपन की हद तक आप व्यापार नहीं करो या उद्योग नहीं करो, या पागलपन तक आप पत्रकारिता नहीं करो, तब तक कामयाब नहीं हो सकते हो। तो इसलिए उसके लिए पागल बनना पड़ता है। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और आप ही के कई विधायक इसके खिलाफ वो डिस्कस हो चुका है असेंबली का। सर, राहुल जी के सुझाव के बाद कैबिनेट मंत्री अब पैदल यात्रा निकालने जा रहे हैं, आपकी पूरी सरकार कैबिनेट निकालेगी। ये ऑल इंडिया प्रोग्राम है, ऑल इंडिया प्रोग्राम है। इसको सबको मैं समझता हूँ कि उसी रूप में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को लेकर निकलना चाहिए सबको। मैं भी मौका लगती, मेरी अभी वो ड्रिप चढ़ रही है, 2 दिन से मेरा वो वायरल भी और क्या कहते हैं सर्दी जुकाम हो गया, जो ज्यादा ही हो गया था मेरा, तो इसलिए कुछ ड्रिप चढ़ रही मेरे 2 दिन से। अभी चौपड़ भी जा नहीं पाया, इसलिए तो आप लोगों का विशेष आग्रह था, आपका मेरे प्रति ऐसा प्रेम है कि मुझे रुकना पड़ा और 2 टिप्पे लगाने पड़े। सर, आपका अंतिम बजट है, हर वर्ग काफी उम्मीद है, कर्मचारी को बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं, संभाग 8 जिले क्या पिटारे से निकलने वाला है। हालांकि उसकी बजट की गरिमा होती है, लेकिन सभी गरिमा होती तो पूछ क्यों रहे हो? आपको कुछ सुझाव देना हो, वो गरिमा हटके होकर दे दीजिए मुझे सुझाव, मैं उसको मान लूंगा। पत्रकारों के लिए कुछ करना हो, कई काम तो मैंने बगैर मांगे हुए किए हैं, और पेंशन तक किया, बच्चों का ख्याल रखा। मैंने जो पत्रकारिता को मैं एक अलग फोड़ कर दो, जो चौथा स्तंभ जो है
जितना मैं तुम्हें देता हूँ उतना हिंदुस्तान में कोई नहीं देता होगा। और सबसे ज्यादा अन्याय कोई करता पड़ती है आपका मीडिया, तो मेरे साथ ही करता है। वो ना तो हमारी स्कीमों को, ना तो हमारी फैसलों को जिस रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए, आप लोग उठाते हो लोकल लेवल पर जिस रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जैसे यूपी के अंदर बुलडोजर चला दिया योगी जी ने, पूरा देश में मॉडल बना रहे हैं। कल रात को मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, कोई प्रिंट में या उसमें वायर में किसी में आया था, आप कंपेयर करो, पता नहीं किसने लिखा, यहाँ 2019 से बुलडोजर चल रहे हैं, कोई 50-80 जगह बताया कोई, जो उन्होंने फिगर लिया आप जेडी वगैरह सबसे, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो बुलडोजर धर्म के नाम पे चलता है, पूरा देश में चर्चा होती है। तो आप जाके पढ़ना आर्टिकल, वो मैं रात को पढ़ा था। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। जो राज्य कोई किसी पार्टी का हो, कोई विज्ञापन दे या नहीं दे, कोई पैकेज दे या नहीं दे, मीडिया का पहला धर्म होना चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ में सबके साथ न्याय करे। उसके बाद में उनको लगे कोई फेवर करना पैकेज के माध्यम से, तो एक विज्ञापन के रूप में कर सकता है। मॉडल की बहुत चर्चा हो रही है, पर हमारे यहाँ तो अन्याय हो रहा है। राजस्थान की सारी स्कीमें मॉडल के रूप में है। अच्छा, मेरा खुद में इंटरेस्ट नहीं उसमें, मैं कुछ विज्ञापन में भी देता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए अगर देश के उन स्कीमों को दबाव पड़ेगा वहाँ की जनता द्वारा, वहाँ की सरकारों पर, तो कई लोगों को भला होगा देशवासियों को। यही मेरा एम रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि देश का मीडिया भी धीरे धीरे गोदी मीडिया कराता है। वो टैग जो लग गया उनके ऊपर, टैग अब हटना चाहिए। ये समय आ गया है, एक हर चीज की एक सीमा होती है, उसके भी आर्टिकल आने लग गए हैं। जो एन राम है आपका, जो हिंदू का जो पूर्व संपादक है, उन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा है कि किस प्रकार से जो ये फिल्म बनी है बीबीसी की, उसको जिस रूप में रोका गया है, उसके बारे में बहुत कड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। ऐसे पत्रकार भी है जो कि निष्पक्ष होकर चलते हैं। तो गोदी मीडिया के नाम से जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे जैसे आदमी को अगर कोई गोदी मीडिया वास्तव में गोदी मीडिया बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि चौथे स्तंभ के लिए भी अच्छी बात नहीं, शुभ संकेत नहीं है। उन सबसे निकलना चाहिए, निकल करके फिर निष्पक्षता की तरफ आना चाहिए। अपने अंतराल को पूछना चाहिए, अपनी जाके बीबी को पूछना चाहिए, पत्नी को, कि क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या एंकर के रूप में। ये भी कभी कभी करना चाहिए। पत्नी अच्छी राय दे देगी, कभी कभी घर वाले अच्छी राय दे देंगे कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे मेरे दोस्त लोग क्या कह रहे हैं, मुझे मेरी सहेलियाँ क्या कह रही है, उससे वो कुछ सीखे। मेरा तो याद कहना है। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। थक गए? मैं नहीं थका हूँ। आप भी थके नहीं।